तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग अपने दोस्तों के साथ एक हॉन्टेड माउंटेन पर पहुंच चुका है, जहां पर एक डीमन ब्राइड स्कॉलर्स का शिकार करती थी। उसने इन स्कॉलर्स को देखते साथ ही इन पर अपने लैंटर्न से अटैक करना शुरू कर दिए। चेनपिंग उससे फाइट करने की कोशिश करता है, मगर वो बंदी इतनी ताकतवर थी कि चेनपिंग अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करने में फेल होने लगा। उसके आंखों के सामने सभी बच्चों को कैद किया गया। तो चेनपिंग डिसाइड करता है कि वो अपनी बाकी बची हुई सारी सोर्ची पावर का इस्तेमाल करके इस बंदी को खत्म कर देगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर मैडम चुयांग ने चेनपिंग और उसके साथियों को बंदी बना लिया। वो बंदी कह रही थी कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नफरत स्कॉलर्स से करती हूँ। और उतने में एक पावरफुल हेवनली सोड आसमान से सीधा नीचे आने लगी, जो देखते साथ ही मैडम चुयांग काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती कि जो भी मेरे इलाके में ट्रेसपास करेगा उसे मरना पड़ेगा। और अब यहाँ पर वो अपने इवल लैंटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए इस तलवार पर अटैक कर देती है, लेकिन उस सोड ने वहाँ आते साथ ही मैडम चुयांग के सभी घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। और अब यहाँ पर हम एक बहुत ही डैशिंग तलवारबाज को देख पाते हैं। मैडम चुयांग भी खुश होते हुए कहने लगी कि वाह, तुम तो काफी ज्यादा शानदार हो। वेल, इस बंदे का नाम था वेजिन और यही लियांग का दोस्त है। वेल, वो डीमन ब्राइड उससे कह रही थी कि मैं यहाँ पर एक स्कॉलर सीड को ब्लॉसम करना चाहती थी। तुम्हारे आने से तो ये काम और भी ज्यादा आसान हो गया। और फिर उसने कई सारे इवल पेड़ों को जमीन से बाहर निकाल लिया। वेजिन कहने लगा कि ये सभी लोग एक जमाने में 5वीं राउंड के कल्टीवेटर्स थे, जो सब के सब तुम्हारा शिकार हो गए। जिस पर वो डीमन ब्राइड बताने लगी कि ये तो मेरा स्पेशल गार्डन है और बस थोड़ी देर में तुम लोग भी इसी का हिस्सा बन जाओगे। जिस पर वेजिन कहता है कि ये मासूम बच्चे तुम्हारे गार्डन का हिस्सा बनने के लायक नहीं, क्यों ना तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। जिस पर वेजिन कह रही थी कि ना, ये तो हो नहीं सकता, ये सभी बच्चे स्कॉलर्स से और स्कॉलर्स से तो मैं नफरत करती हूँ। जिसके बाद वो अपने कई सारे इवल स्कल्स फॉर्म करते हुए वेजिन पर हमला करने लगी, मगर वेजिन की फ्लाइंग सोर्ड ने बड़ी आसानी से उन इवल स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मैडम चुयांग और वेजिन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, लेकिन वेजिन तो उस बंदी पर पूरी तरह से भारी पड़ गया, जो देखते साथ ही उस बंदी ने अपने कई सारे फॉर्म बना लिए। तो वेजिन ने भी उनसे निपटने के लिए 1000 सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। उसकी फ्लाइंग सोर्ड बड़ी ही तेजी के साथ जाकर उन फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो उस ब्राइड ने अगला अटैक स्केलेटन के साथ किया। उसके स्केलेटन्स ने वेजिन को काफी कसके जकड़ लिया था। साथ ही साथ वो ब्राइड उससे कहती है कि ये मेरी डोमेन है, भला तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। अभी देखते साथ ही वेजिन ने अपनी सोड एनर्जी चेनपिंग की वुडन सोड में ऐड कर दी, ताकि चेनपिंग भी इस मुकाबले में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। यहाँ पर चेनपिंग फटाफट से उस वुडन सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन स्केलेटन्स पर अटैक करने लगा। सो इस तरह से वेजिन और चेनपिंग ने मिलकर उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी। उनकी सोड एनर्जी उस पूरी जगह पर बारिश जैसे बरस रही थी, जिसके चलते उस ब्राइड की हर एक चाल नाकाम हो गई। साथ ही साथ वो बंदी भी थंडर से स्ट्रक होकर नीचे गिर गई थी, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी। यहाँ पर वो बंदी एक बार फिर से वेजिन पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर वेजिन ने अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसे 2 हिस्सों में काट दिया। हाँ, ये बात और थी कि वो बंदी दोबारा से जुड़ गई, जिसके बाद वो अपनी वुडन वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए वेजिन पर हमला कर देती है। लेकिन इन वाइन्स को काटना वेजिन के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसने उन सभी हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस मैडम चुयान पर अटैक कर दिया, जो देखकर चेनपिंग के तो होश उड़ गए। वहीं पर लिनशुआ भी ये सब देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गया। वो कहता है कि लियांग ने एकदम सही बोला था, सभी कल्टीवेशन पाथ में से सोड पाथ ही सबसे ज्यादा डैशिंग है। ये तलवारबाज ग्रेटेस्ट किलिंग पावर को पजेस करते। वहीं पर मैडम चुयांग बुरी तरह से घायल हुई थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने मैनर में जाकर छुप जाती है। लेकिन उतने में ही वहाँ की जमीन शेक होने लगी। साथ ही साथ उस पूरे इलाके में बहुत ही खतरनाक आवाज गूंज रही थी। वो बंदा कह रहा था कि जल्दी से बाहर आ जा, अगर तूने इन बच्चों पर हमला किया तो मैं तेरी इस माउंटेन रूट और स्पिरिचुअल वेन्स की धज्जियां उड़ा दूंगा। जिस पर वो डीमन ब्राइड कह रही थी कि एल्डर हान, तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ की तीनों रिवर डेटीज घायल हो जाएगी। साथ ही साथ क्यांदुन माउंटेन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। क्या तुम सिर्फ मुझे मारने के लिए इतनी बड़ी तबाही मचा सकते हो? जिस पर एल्डर हान कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया कि इन बच्चों के लिए कोई मुश्किलें खड़ी मत करना, इन्हें चुपचाप से यहाँ से गुजरने दो। लेकिन तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया, इसलिए अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। मगर वेजिन इस बंदी को खत्म करना चाहता था, ताकि आगे चलकर ये किसी को भी नुकसान
नुकसान ना पहुंचा पाए। हालांकि उसके हमले को किसी और ही बंदे ने काउंटर कर लिया था। वो कह रहा था वेजिन, मेरे ख्याल से अब तुमने थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। लेकिन वेजिन ने तुरंत ही उस बंदे पर भी हमला कर दिया। हालांकि वो अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर चुका था। वह बंदा कोई और नहीं बल्कि जुरान है, जो कि डाली डायनेस्टी से बिलोंग करता। अगर आपको याद होगा तो इसी बंदे ने लियांग के सामने कॉम्बैट के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो लियांग को अपना रोल मॉडल मानता है। सो यहाँ पर जुरान के सामने आते साथ ही वेजिन ने अपने स्लैश की डायरेक्शन बदल दी। उसके स्लैश ने तो सीधे जाकर एक माउंटेन को पियर्स कर दिया था। जुरान भी उसकी पावर्स को देखकर इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि मानना पड़ेगा तुम एक काबिल तलवारबाज हो। वेजिन उससे कहने लगा कि शायद तुम्हारा नाम जुरान है। एक लंबे अरसे पहले मेरे दोस्त लियांग ने तुम्हारा जिक्र किया था। जिस पर जुरान कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मैं डाली डायनेस्टी का गेट कीपर हूँ और मिस्टर लियांग मेरे रोल मॉडल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा बेफिक्रा सोड इमॉर्टल यहाँ पर क्यों आया है। तुम्हें तो पता ही होगा यहाँ पर ग्रेट डाली डायनेस्टी की हुकूमत है। जिस पर वेजिन कहने लगा कि कोई बॉर्डर या फिर कोई हुकूमत मुझे रोक नहीं सकती। हो सकता है कि मैं यहाँ पर किसी खास मकसद से आया हूँ जिस पर तुम सवाल नहीं उठा सकते। जिस पर जुरान कह रहा था कि मैं डाली का गेट कीपर हूँ। हमारी सिचुएशन फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई सोड इमॉर्टल इसका फायदा उठाए। अगर तुम डाली को नुकसान पहुँचाने आए हो तो मैं जरूर से तुम्हारा रास्ता रोकूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वेजिन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो वेजिन अपनी सोड को मैन में रखते हुए कहने लगा कि ना, अभी तक तुम उतने काबिल नहीं बने कि मेरे साथ मुकाबला कर पाओ। दरअसल स्मॉल टाउन के मास्टर रुआन ने मुझे इन बच्चों की हिफाजत करने का काम दिया था। इन्हें सेफली एस्कॉर्ट करने के अलावा मेरा यहाँ आने का दूसरा कोई मकसद नहीं। जो सुनते साथ ही जुरान ने भी अपनी तलवार को वापस रख दिया। साथ ही साथ वो लियांग ने दी हुई सोड को बाहर निकाल लेता है। बाओपिंग तो उस सोड को देखते साथ ही तुरंत ही जुरान के पास पहुँच गई। वो उसे बताने लगा कि लियांग ने इस सोड का यूज किया था और फिर उसने जाने से पहले हम सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये सोड तुम तक पहुँचा दी जाए। तो बाओपिंग फटाफट से अपनी सोड लेकर तुरंत ही चेनपिंग के पास चली गई। यहाँ पर जुरान चेनपिंग से कह रहा था कि मैं खुद ही इस मैटर को हैंडल करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम सभी को एक सही रेजोल्यूशन दिलाऊंगा। तो चेनपिंग भी इसके लिए राजी हो गया। सब यहाँ पर जुरान उस डीमन ब्राइड से कहने लगा कि चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। तो बंदी भी बड़े ही गुस्से के साथ उसके सामने अपीयर हो गई। यहाँ पर जुरान ने उसे ऐसा खतरनाक लुक दिया कि उस बंदी ने तुरंत ही अपनी सारी ईवल पेड़ों को वैनिश कर दिया। साथ ही साथ इन स्पिरिट भी अपने दोस्तों के पास पहुँच चुका था। वहीं पर मास्टर जिया बता रही थी कि इस बंदी ने मेरे दोनों डिसाइपल्स को कैद किया है, तो अगर हो सके तो प्लीज उन्हें आजाद कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि वो बच्चे काफी ज्यादा मासूम हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो जुरान उस बंदी से कहने लगा कि तुमने इस टाविस की बातें सुन ली है, तो चलो जल्दी से उन बच्चों को आजाद करो। वेल मैडम चुयांग के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने तुरंत ही उन बच्चों को उनकी तरफ थ्रो कर दिया। अब यहाँ पर जुरान उससे कहने लगा कि तुम हमेशा से ही डाली के माउंटेन्स और रिवर्स को गार्ड करती आई हो और इसके लिए एम्परर का सॉन्ग क्लैन तुम्हारा शुक्रगुजार है। लेकिन तुमने इस माउंटेन से गुजरने वाले न जाने कितने स्कॉलर्स का खात्मा किया, तो इस बात को डाली डायनेस्टी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि मैं न जाने कितने ही सालों से ग्रेट डाली डायनेस्टी के ट्रेजर्स की ऑरा को सप्रेस करती आई हूँ ताकि किसी और के उन ट्रेजर्स पर नजर न पड़े। ये बात डाली डायनेस्टी को पता थी कि मैं उन पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रही। आज तक मैंने न जाने कितने स्कॉलर्स का खात्मा किया, लेकिन कभी भी डाली डायनेस्टी ने मेरे काम में टांग नहीं अड़ाई थी। तो फिर इस बार डाली डायनेस्टी मेरे शिकार के बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही है? जिस पर जुरान कह रहा था कि सिर्फ आज ही नहीं, आज के बाद तुम कभी भी किसी स्कॉलर पर अटैक नहीं करोगी। इतने साल डाली डायनेस्टी ने तुम्हारी हर एक हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन अब वो तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुके हैं। अगर आज के बाद मुझे पता चला कि इस माउंटेन में आया हुआ कोई भी बंदा गायब हुआ तो मैं खुद पर्सनली तुम्हें विजिट करूंगा। इनफैक्ट मैं खुद ही मैडम चुयांग को डाली डायनेस्टी के डंजन्स में कैद करूंगा। और तुम्हें तो पता ही होगा, एक बार तुम कैद हो गई फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब ये सब सुनकर वो डीमन ब्राइड काफी ज्यादा पैनिक हो गई। जुरान कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम बिल्कुल भी डंजन में ना जाओ, आज के बाद तुम पूरी तरह से सुधर जाओगी। जिस पर मैडम चुयांग कहने लगी कि हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं स्कॉलर्स को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन वो क्या है ना, मैं काफी सालों से इन स्कॉलर का शिकार करते आई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आसानी से खुद को रोक पाऊंगी। अब देखो, आदत है तो बदलने में टाइम लगेगा। अगर कोई यहाँ से जिंदा जाना चाहता है तो उन्हें अपनी एबिलिटीज को साबित करना होगा। जो सुनकर जुरान एल्डर हान से कहने लगा कि मेरे ख्याल से अब हमने उस मैटर को और भी ज्यादा सप्रेस नहीं करना चाहिए। क्यों ना आप मैडम चुयांग को सच्चाई बता ही दो, इसे सब कुछ बता दीजिए ताकि इसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो
जाए। तो एल्डर हान तुरंत ही चुयांग को बताने लगा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लवर ने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। दरअसल डाली डायनेस्टी को डर था कि अगर तुम्हें अपने लवर की सच्चाई पता चल गई तो तुम ये माउंटेन छोड़कर चली जाओगी। अगर तुम गई तो फॉर्चून सबके सामने आ जाएंगे, इसलिए डाली डायनेस्टी ने तुमसे हमेशा सच्चाई को छुपा के रखा। जो सुनते साथ ही मैडम चुयांग काफी ज्यादा भड़क गई। वो मास्टर हान से कह रही थी कि क्या मैं 3 साल की छोटी बच्ची हूँ जिसे तुम उल्लू बना रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस बंदे ने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मुझे वफादारी के बदले धोखेबाजी मिली। जिस पर एल्डर हान कह रही थी कि हाँ यही पर तो तुम गलत हो। दरअसल तुम्हारे लवर ने लेक साइड अकेडमी को ज्वाइन किया था, मगर कुछ लोगों ने उसे ऐसा फंसाया कि उसकी रेपुटेशन एक ही रात में खराब हो गई। वो इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूरी तरह से पागल हो गया। अब ये सुनकर चुयांग भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। एल्डर हान कह रही थी कि तुम्हारा लवर काफी ज्यादा स्मार्ट था। वो दिल्ली का पहला ऐसा जीनियस था जिसने खुद के बलबूते पर अकेडमी में एडमिशन ली और इसी वजह से उसके न जाने कितने ही सारे लोग दुश्मन बन गए। तुम्हें तो पता ही होगा ग्रेट सुई क्लैन और लू क्लैन दिल्ली डायनेस्टी के दुश्मन हैं। वो दिल्ली के टैलेंटेड स्कॉलर्स को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ न जाने कितनी सारी प्लानिंग बनाई। वो बंदा अपनी मंजिल से काफी ज्यादा करीब था। इनफैक्ट उसके नॉलेज को तो कन्फ्यूशियन सेक्ट के मास्टर्स ने भी अप्रिशिएट किया। जहाँ पर मुश्किल सवालों से लोगों के पसीने छूटते, तुम्हारा लवर उन्हें आसानी से सॉल्व कर देता। धीरे धीरे करते हुए वो काफी ज्यादा फेमस हो गया और उसी वक्त दुश्मनों ने भी अपना जाल बिछाना शुरू किया। उसके साथ गहरी दोस्ती की ताकि वो बिल्कुल भी उन पर शक न कर पाए। हमेशा उसे ऐसा दिखाया कि वो सभी लोग उसके वेल विशर हैं और फिर उसे एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंसा दिया। वेल उस लड़की ने उसके वाइन में कुछ पॉइजन मिलाया था, जिसके चलते वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर हो गया। बाद में उसे वो सारी चालबाजी समझ आई। उसे पता चला कि वो लड़की तो किसी ग्रेट मास्टर की मिस्ट्रेस है। उन लोगों ने मिलकर उसे काफी ज्यादा बदनाम किया। अकेडमी का दरवाजा भी उसके मुंह पर ही बंद किया गया, जिसके चलते धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। साथ ही उन लोगों ने दिए हुए पॉइजन की वजह से उसका माइंड पूरी तरह से करप्ट हो गया। वो एक ही रात में एक जीनियस से सीधा भिखारी बन गया। उसका सारा नॉलेज उसकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर गया। अब तो उसे लड़कियों से भी डर लगने लगा था। अगर कोई लड़की दिख जाए तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता। आफ्टर ऑल उसकी बर्बादी का कारण एक औरत थी। और अब यहाँ पर हमें उन दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई। वो बंदा मैडम चुयांग के साथ काफी ज्यादा खुश था। साथ ही उसी ने मैडम चुयांग को अम्ब्रेला गिफ्ट की थी, जो कि चुयांग ने मौत के बाद भी संभाल के रखी। वेल इन दोनों ने फैसला लिया था कि जैसे उस बंदे का एजुकेशन कंप्लीट हो जाए वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन उन दोनों की लव स्टोरी को किसी की नजर लग गई। उस बंदे को लग रहा था कि शायद अब चुयांग भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसके पास मौत को गले लगाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मास्टर हान बताते हैं कि उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो तो बस दुश्मनों की चालबाजी का शिकार हो गया। अब इस सारी हकीकत जानने के बाद चुयांग काफी ज्यादा रोने लगी। वो अपने लवर को याद करते हुए कह रही थी कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने कभी उसकी स्टेटस से प्यार नहीं किया था। वो किसी भी हालत में मेरे पास आता तो भी मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती, मगर इस बेरहम दुनिया ने उसको मुझसे छीन लिया। वेल यहाँ पर मैडम चुयांग पूरी तरह से टूट गई थी। वो इतनी ज्यादा रो रही थी कि आसमान भी गरजने लगा। हेवंस ने उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की, तो वो हेवन से पूछती कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके अलावा मैंने तुमसे कभी कुछ और नहीं मांगा, लेकिन तुमने उसे ही छीन लिया। वेल यहाँ पर एल्डर हान ने देखा कि ये बंदी तो गम में पूरी तरह से डूब चुकी है। अगर इसे संभाला नहीं गया तो ये खुद को ही बर्बाद कर देगी। तो उसे समझाते कि उस बंदे ने जानबूझकर एक सेंट बनने का फैसला लिया था, क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर तुम एक डेटी बनोगी, तो उसे बस तुम्हारे लायक बनना था, ताकि जब वो ग्रेट दिल्ली डायनेस्टी में अपना एजुकेशन पूरा करके वापिस आ जाए तब तुम्हारे साथ शादी कर सके। अगर वो एक सेंट बनता तो ग्रेट दिल्ली डायनेस्टी भी तुम्हारी शादी की इजाजत दे देती। खैर वो बंदा अब मर चुका है, तो तुम भी अपने इस ऑब्सेशन को छोड़ दो। अगर किस्मत ने चाहा तो दोबारा तुमसे मिलने जरूर आएगा। यहाँ पर मिस चुयांग को पुरानी बातें याद आ रही थी। उसके लवर ने उससे वादा किया था कि वो दिल्ली की कोर्ट में काफी अच्छी मेरिट्स को हासिल करेगा। उसे भी नहीं पता कि इस काम में कितना वक्त लगेगा, लेकिन वो चुयांग से वादा करता है कि मैं जरूर से वापिस आऊंगा। तुम बस मेरे वापिस लौटने का इंतजार करो। जिस दिन मैं तुम्हारे पास आया उसी दिन हम शादी कर लेंगे। सो चुयांग ने न जाने कितनी सारी उम्मीदों के साथ उसे अलविदा कह दिया और आज वो उन्हीं पलों को याद करते हुए काफी ज्यादा रोने लगी। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद वो कभी भी किसी स्कॉलर पर अटैक करेगी। वो कहने लगी कि मुझे लगा था तुमने मुझे धोखा दिया और एक ना एक दिन हमारी
हमारी मुलाकात होगी, मगर शायद अब मैं दोबारा कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। हमारी कहानी पूरी नहीं हो सकती। चेनपिंग भी अपने सभी साथियों के साथ वहाँ से काफी दूर आ चुका था। ये सभी लोग चुआंग की वजह से काफी ज्यादा मायूस थे। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस बंदी को फिलहाल कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। वेजिन तो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हो गया। वो कह रहा था कि प्यार एक सबसे खूबसूरत एहसास है। लिनहुआ कह रहा था कि लियांग ने बताया था कि ये वेजिन एक नंबर का पियक्कड़ है। मेरे ख्याल से लियांग ने एकदम सही कहा था। वहीं पर वेजिन कहने लगा कि मैं सीनियर लियांग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी ही गाइडेंस के साथ मैं जेड प्यूरिटी रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाया। मैं तो उन्हें अपना मास्टर बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि मैं उनके डिसाइपल बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तलवार स्लो है और मैं एक रहमदिल इंसान हूँ। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी डेस्टिनी है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती तो मैं उस शख्स को जरूर से हासिल कर पाता जो कि मुझे पसंद है। तो चेनपिंग उससे कहता है कि सीनियर, मेरे ख्याल से आपका फॉर्चून अभी भी डीप है। अगर वो थोड़ा सा सरफेस पर आया तो हो सकता है आपको सारी चीजें हासिल हो जाए। मेरे ख्याल से आपने फिलहाल के लिए उन चीजों का पीछा छोड़ देना चाहिए जो कि आपके पास आना नहीं चाहती। तो वेजिन उससे कहता है कि तुम दिल की बातों को समझ नहीं सकते, शायद तुमने अभी तक किसी को अपना दिल नहीं दिया। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे लगा था कि अगर मैं खुद को पावरफुल बना दूं तो जरूर से मुझे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि चाहे मैं कल्टीवेशन में पावरफुल बनूं या लूजर, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वेल, उस बंदी का नाम था हेलियांग। जिनवे ने उसके सामने जाहिर कर दिया कि वो हेलियांग को अपना डाउ कंपेनियन बनाना चाहता है, मगर जैसे उसे हेलियांग से रिजेक्शन मिला, उसने शराब को ही अपनी दूसरी पार्टनर बना लिया। वो कहता है कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो आसानी से नहीं जाएगा। खैर, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस कॉन्टिनेंट में नहीं रहने वाला। मैं अपर रेल्म की ग्रेट सोर्ड वॉल पर जाने वाला हूँ। लियांग ने मुझे बताया था कि वहाँ पर इस सेंचुरी की सबसे भयानक बैटल शुरू होने वाली है, तो मेरे जैसा सोर्ड इमॉर्टल कभी भी ऐसी बैटल को मिस नहीं कर सकता। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि अगर आपका ग्रेट सोर्ड वॉल पर जाना इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो प्लीज आप चले जाएं। वैसे भी आज यहाँ पर जितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, मुझे नहीं लगता कि वैसा इंसिडेंट दोबारा से रिपीट होगा। जो सुनते साथ ही वेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि तुम में ऐसा जरूर कुछ है जो लियांग को इतना ज्यादा पसंद आया, वरना लियांग तो कभी किसी की फिक्र नहीं करता। खैर, मेरा ये जेड टोकन तुम अपने पास रखो। अगर तुम्हें लगा कि तुम सबकी जान को खतरा है तो बस इस जेड टोकन में अपना ट्रू एसेंस शामिल कर देना। तुम्हारा जो भी मसला होगा इसके सामने बोलो और इसे रिलीज कर दो। तुम्हारे ऐसा करते साथ ही ये टोकन मेरे सेक्ट को एक सिग्नल भेजेगा, फिर वो लोग तुरंत ही तुम्हारी मदद करने पहुंच जाएंगे। जिस पर बाओपिंग बताने लगी कि लेडी चुआंग ने कुछ ऐसी शील्ड फॉर्म की थी कि हमारी आवाज भी उस शील्ड में से बाहर नहीं गई। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। जो सुनते साथ ही वेजिन हंसने लगा। वो कह रहा था कि 10वीं रेल्म के मास्टर की डोमेन भी इस टोकन को रोक नहीं सकती। तो चेनपिंग फटाफट से वो टोकन लिनशुआ के पास सेफ रख देता है। वहीं पर वेजिन ने कई सारे क्ले पपेट्स बनाकर उसे लिनहुआ को गिफ्ट किया। वो कह रहा था कि तुमने इतने दिनों तक मेरे गधे का ख्याल रखा, तो मेरी तरफ से एक क्ले पपेट्स थैंक यू टोकन समझकर रख लेना। और फिर जैसे उसने विसल बजाई, शाओयांग तुरंत ही उनके पास पहुंच गया। भले ही शाओयांग को बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो चेनपिंग को प्यार दिखा रहा था। और अब वेजिन तुरंत ही शाओयांग पर सवार होते हुए कहने लगा कि सोड की पाथ मेरा इंतजार कर रही है, अब मुझे इजाजत दो। वेजिन के वहाँ से जाने के बाद अगले दिन चेनपिंग अपने साथियों के साथ सफर पर रवाना हो गया। चेनपिंग ने वहाँ से जाने से पहले एक ड्रैगन स्टोन जाओ को गिफ्ट किया था। मास्टर जियाशांग उससे कहता है कि उस लड़के ने ये तुम्हें तोहफे में दिया था, इसलिए मैं इस पत्थर पर बिल्कुल भी कब्जा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास महफूज रखो। तो उस बंदे ने तुरंत ही उसे अपने पॉकेट में रख दिया। जो देखो, मास्टर कहता है, अरे बाप रे, देखो तो तुम कितनी ज्यादा जल्दी में हो, तुमने तो उस स्टोन को मुझे चेक भी नहीं करने दिया। जिस पर जाओ कहता है कि अगर वो स्टोन मैंने आपके हाथ में दिया तो फिर वो गया समझो। यहाँ पर मास्टर जियाशांग अपने डिसाइपल से बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे। वो कहता है कि तुम दोनों को हमेशा मैं कोसता रहा कि तुम एक बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम दोनों काफी काबिल डिसाइपल हो। प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारे मास्टर ने आज तक कभी तुम्हें अफेक्शन शो नहीं किया। टियांजू कहती है, मास्टर मेरे ख्याल से आपको किसी घोस्ट ने पजेस किया, वरना आप इतने प्यार से बात कभी नहीं करते। जो सुनते साथ ही मास्टर जियाशांग जोर जोर से हंसने लगा। वो कहते हैं कि भले ही मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन टैलिस्मान तो तुम्हें अभी भी बनानी पड़ेंगे। हमें जिंदा रहने के लिए थोड़ी बहुत कमाई तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर टियांजू अपने मास्टर से पूछने लगी कि आपने चेनपिंग को हमारा माउंटेन सर्चिंग स्क्रॉल गिफ्ट क्यों किया? वो ट्रेजर हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। तो मास्टर जियाशांग से बताने लगे कि वो सभी बच्चे काफी ज्यादा स्पेशल
पॉसिबल है। अगर हम ऐसे लोगों की मदद कर पाए तो इसमें क्या बुरा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर तुम दोनों उनसे जरूर से मिल पाओगे। बस तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अच्छे से कल्टीवेट करो। आगे चलकर चेनपिंग और उसके दोस्तों के साथ तुम्हारी मुलाकात कंफर्म है। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग भी काफी ज्यादा खुश था। अभी तक उन पर न जाने कितने सारे अटैक हुए, लेकिन उसके दोस्त पूरी तरह से महफूज हैं। उतने में ही चेनपिंग की नजर एक माउंटेन पर गई। वो तुरंत ही समझ गया कि किसी सोड कल्टीवेटर ने अपने एक ही स्लैश में इस पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उसे निंग्याओ की बातें याद आने लगी। उसने चेनपिंग से कहा था कि मैं इस दुनिया की सबसे पावरफुल तलवारबाज बनना चाहती हूँ। मैं ग्रेट सोड इमॉर्टल बनूंगी ताकि इस दुनिया से बुराई को मिटा सकूं। चेनपिंग ने आज तक भी सोड पाथ को कभी सीरियसली नहीं लिया था। उसने हमेशा ही अपने पंचेस को और ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश की, मगर इस बार उसकी सोड्स में दिलचस्पी जाग चुकी थी। यहाँ पर वो अपनी वुडन सोड को उठाते हुए कहने लगा कि सोड इमॉर्टल अनस्टॉपेबल है। मैंने आज तक जितने भी सोड कल्टीवेटर्स को देखा वो सब के सब अमेजिंग थे। कोई भी उनकी सोड की धार के सामने टिक नहीं सकता। तो क्यों ना मैं भी सोड पाथ पर चलना शुरू कर दूं। और यहाँ पर चेनपिंग ने अपनी सोड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। भले ही चेनपिंग को यहाँ पर सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत है कि वो खुद अकेला ही अपनी स्किल्स को निखार सके। और अब हम निंग्याओ को देख पाते जो कि ग्रेट सोड वॉल पर बैठी हुई थी। वेल आज उसे चेनपिंग की काफी ज्यादा याद आ रही थी। इधर चेनपिंग कह रहा था कि आगे चाहे कितने ही खतरे क्यों ना हो, मैं खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आफ्टर ऑल इस दुनिया में हीरो बनना नहीं बल्कि सरवाइव करना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सोड ऑफ कमिंग किसी हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो सर्वाइवल की गाथा है, जो कि यहाँ की कल्टीवेटर्स की पावर का नहीं बल्कि उनकी सब्र का इम्तिहान लेती है। जो यहाँ तक आखिर तक जिंदा रहा वही इस कहानी का सूत्रधार है। अब अगली सीन में हम जैंग को देख पाते जो कि अपने होने वाले मास्टर चेनपिंग का ही इंतजार कर रहा था। जैसे उसे चेनपिंग नजर आया वो बड़ी खुशी के साथ उसकी तरफ रवाना हो गया। वो कह रहा था मास्टर आपका ये डिसाइपल न जाने कब से ही आपका इंतजार कर रहा था। खैर चेनपिंग की शक्ल से ही पता चल रहा था कि उसे जैंग को देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।